तो नमस्कार, राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम सरकार की शासन प्रणाली से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 60 डेज राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। यानी 60 डेजों की जो अवधि की गणना में सदन के स्थगन या फिर सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। यानी आप जो है 60 डेज यानी 60 दिन के भीतर कभी भी अपनी उपस्थिति दे सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, रिक्त नहीं समझा जाएगा। इसलिए 2 महीने में एक बार आप जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के, राज्यसभा के 12 सदस्य, वो यही करते हैं, 1-2 महीने में 1 या 2 बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। आप देख सकते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई, और ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो पूछा गया है, भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यूएसए का संविधान जो है अध्यक्षात्मक है। और भारत नाम मात्र का राजतंत्र है, राजतंत्र, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है, और संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए, पूछा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। तो मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। और कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है कार्य करता है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत विधि बनाने का जो उत्तरदायित्व होता है किसके ऊपर होता है, संसद के ऊपर होता है। यानी नीति बनाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का दायित्व जो है लोक सेवकों को होता है। एक मंत्री का उत्तरदायित्व भी समूची मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। यानी संसद कानून बनाती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, लोक सेवक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में, यानी 1980 के दशक में जो भारत की संसदात्मकता व्यवस्था जो है केंद्रीयता से संघवाद की ओर रुझान ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी है। 1980 के दशक में कांग्रेस का केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ा, जिससे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इन सरकारों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की, जिसमें कुछ मांगों को केंद्र ने मान लिया तथा अन्य मांगों पर विचार के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो सरकारी आयोग कब लाया गया था, 1983 में, जो केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो देख लेते हैं दोनों को। कथन है, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, और संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, भारत में एक प्रेसिडेंट है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, और किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। प्रेसिडेंसी का मतलब है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, प्रधान राष्ट्रपति तो है,
ठीक है, लेकिन शासन जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है और संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों राइट हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या जो है उनकी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय संविधान संसदीय सरकार की स्थापना करता है और राष्ट्रपति इस व्यवस्था में संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान का आर्टिकल 74(1) मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन में सहायता और सलाह देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के जो मूलभूत लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी राइट हो जाएगा। और सर्वोच्च सत्ता भारत की किस में है? जनता में निहित है, यानी तीसरा भी इसमें राइट हो जाएगा। चौथा देखते हैं, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एकीकृत शक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण निम्नलिखित हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? नहीं, न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधायिका जो करती है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ठीक है, यानी विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों पर नियंत्रण किसका रहता है? न्यायपालिका का रहता है। और जो विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका इंप्लीमेंट करती है उसे, तो कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण रहता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे संविधान ने शासन की संसदीय प्रणाली स्वीकार की है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका का सुंदर समन्वय होता है। इसमें कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल के सदस्यों के एक समूह के हाथ में होती है जो विधानमंडल के निर्वाचित सदन में बहुमत रखते हैं और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति कौन सी हो जाएगी? द्विदलीय व्यवस्था का होना, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली जो होती है द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में सुचारू रूप से चलती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की जननी कौन है? इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में भी कौन सी कितनी पार्टियां हैं? 2 पार्टियां हैं, ठीक है, एक कंजर्वेटिव और दूसरी लेबर पार्टी। तो यहाँ एक दल शासन तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है, किंतु यह बहुदलीय व्यवस्था का तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में असफल होता है और संसदीय व्यवस्था की असफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? प्रधानमंत्री का पद, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की, दूसरी वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सामग्री किसी नाम से हो सकती है तथा दूसरी वास्तविक जो कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जो है संसदात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संसदात्मक शासन में जो वैधानिक संप्रभु यानी कानूनी संप्रभु कौन होता है? संसद होती है जो कानून बनाती है। आप देख सकते हैं संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है। यद्यपि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत जो है ग्रेट ब्रिटेन से ही अपनाया गया है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसदीय सरकार की गोपनीयता से संबंधित है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं या मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित जो सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो संसदात्मक सरकार जो है राजनीतिक दलों के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं के माध्यम से चुनाव को, किसी भी पार्टी को चुनाव के माध्यम से जीत निश्चित की जाती है। आप देख सकते हैं राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि ब्राइस ने भी लिखा है कि संसदात्मक सरकार के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, यानी राज्य और सरकार को संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। किसमें होता है? भारत के संविधान से, यानी सब सर्वोच्च कौन है? संविधान है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघ और राज्य सरकार को प्राधिकार भारत के संविधान से प्राप्त होता है। संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में अभी क्या है? प्रधानमंत्री पावरफुल हैं, राष्ट्रपति क्या है? पावरफुल नहीं है। और वहीं यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में राष्ट्रपति पावरफुल हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कथ कारण कह रहा है तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा और उनका जो है एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें दो कार्यपालिका, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यधिक शक्तिशाली होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति? जनता के प्रति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी जो वास्तविक होती है, व्यवस्थापिका यानी निचले सदन के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो संसदात्मक सरकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार जो है ये यूएसए के संविधान की है, तो इसमें बी रॉन्ग हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल राइट हो जाएगा और संघात्मक सरकार भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, गणतंत्रीय अवधारणा की बात कर रहा है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित है। ठीक है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित जो नहीं है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। अब जब गणतंत्रीय अवधारणा में कह रहा है कि जनता सर्वोच्च होती है तो राजा सर्वोच्च कैसे हो सकता है? तो सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद के अंग हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संसद के अंग कौन से हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आर्टिकल 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक संविधान भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और अपना संविधान है, ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी ए और आर दोनों स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है तथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। और कथन ए सही है और भारत का अपना लिखित संविधान है, और तो कारण भी सही है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। तो संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। तो इसमें जो है ए रॉन्ग हो जाएगा, आर राइट हो जाएगा, क्योंकि संसदीय शासन जो है भारत के लिए उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है, तो कह रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो लागू है, जो है, तो राइट होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, ठीक है, भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, कारण कह रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि संसदीय संप्रभुता का मतलब है, संप्रभुता यहाँ पर संसदीय नहीं है, संप्रभुता क्या है, संघीय है, ठीक है, तो इसमें डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं शासन की दो प्रणालियों की बात करेंगे, तो अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक में से भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और तो भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना होता है। वो कौन कौन से चरण हैं देख लेते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वाचन, जो पहला वाचन होता है, प्रथम वाचन, फिर द्वितीय वाचन, फिर समिति अवस्था, और फिर उसके बाद प्रतिवेदन अवस्था, और अंतिम जो होता है तृतीय वाचन के माध्यम से गुजरना पड़ता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, और प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक समान चरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम विधेयक पर अधोलिखित 3 वाचन होते हैं, ठीक है। प्रथम वाचन होता है, इसमें एक विधेयक का पेश होना उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है। जब सदस्य बहुत से विधेयक का समर्थन करते हैं तो विधेयक जो है सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। और द्वितीय वाचन में इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, जो लिखा गया है वो राइट है कि रॉन्ग है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं, जिनके नाम जो है साधारण बहस की अवस्था, इसमें बहस जो होती है, और समिति अवस्था और प्रतिवेदन अवस्था। और विधेयक पर सदन में तत्काल विचार किया जाए, ठीक है, विधेयक को किसी प्रवर समिति को सौंपा जाए, और विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाए, और विधेयक के प्रति जनमत जानने के लिए विधेयक को प्रकाशित किया जाए। और इसके पश्चात विधेयक का तृतीय वाचन होता है, जिसमें विधेयक जो है संपूर्ण रूप से पारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। और कारण है, संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है उसका सही नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर युक्त निर्बंधन है, अर्थात भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जा सकता है, अर्थात टर्मिनेट किया जा सकता है। आर्टिकल 19 को समाप्त किया जा सकता है जब देश में बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, या अन्य कारणों से भी आपके ये फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 105 के अनुसार संसद के अनुच्छेद आर्टिकल 194 के तहत राज्य विधानमंडलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है, और संविधान के अन्य प्रावधानों और सदन के स्थायी आदेशों के अधीन संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और संसद में भाषण और मतों की न्यायिक जांच से छूट प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शून्यकाल जो है भारत की देन है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल स्टार्ट होता है। शून्यकाल में क्या होता है, भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। ये देखिए, शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है, और 12 बजे शुरू होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक, अर्थात 1 घंटे का काल होता है। शून्यकाल में संसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को उठा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है।
जो है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किसके माध्यम से? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से के माध्यम से। ये साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत जो होता है कुल सदस्य संख्याओं का 50%। संसद के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं आर्टिकल 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में कुछ इस प्रकार होता है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण और उसकी क्षेत्र सीमाओं से संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करनी है, राजभाषा का प्रयोग से संबंधित प्रावधान है, या फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान है। यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची का किसका प्रावधान किया गया है? SC और ST का प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।